तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी जी से जुड़े हुए सवालों के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। गांधी जी वो महान शख्स थे जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी, समझ लो। जैसा कि बात करते हैं, गांधी जी जैसा सोचने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, जिसकी वजह से गांधी जी आजादी के बाद भी कहीं ना कहीं एक तरह से जीवित रहे हैं कुछ दिनों तक। ये नहीं है कि बहुत लंबे समय तक, लेकिन कुछ समय तक क्या रहे कि गांधी जी जीवित रहे। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया और ना ही उसके वो सदस्य बने, लेकिन गांधी जी इसके जरूर समर्थक रहे हैं कि अपने देश में एक संविधान बनना चाहिए, लेकिन वो जो संविधान होना चाहिए वो भारतीयों की इच्छा अनुरूप होना चाहिए। यानी कि जो इसे भारत के लोग चाहते हैं वैसे होना चाहिए, एक तरह से भारत का संविधान होना चाहिए। 1922 में गांधी जी से जब यह प्रश्न किया गया था कि आखिर हमें अपने देश का संविधान कैसे बनाना चाहिए या कैसा होना चाहिए, तब गांधी जी ने जवाब दिया था कि भारत का संविधान ऐसा होना चाहिए जो भारतीयों की इच्छा अनुरूप होना चाहिए। जैसा भारतीय चाहते हैं उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, भारत का संविधान होना चाहिए। गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी ने ना जाने कितने आंदोलन किए, लेकिन गांधी जी का सबसे पहला और सफल आंदोलन रहा 1917 का। 1917 में गांधी जी ने चंपारण के सत्याग्रह किया। उसी समय से पूरे भारत के लोग गांधी जी को जानने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया था। और जब अंग्रेज देखे, जब वहां गांधी जी चंपारण जाते हैं, बिहार के चंपारण जाते हैं, तो वहां के अंग्रेज अधिकारी जो होते हैं गांधी जी को मना करते हैं कि देखिए ये हमारा मामला, हम इसे देख लेंगे, ठीक है, आप रहने दीजिए, आप इन सब मामलों में दखलंदाजी ना करें। तो गांधी जी ने कहा था ये हमारे देश का मामला है, आप इसमें बिल्कुल आप खुद दखलंदाजी ना करें, आप हमारे लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक तरह से गलत कर रहे हैं। तब गांधी जी ने क्या किया, तिनकटिया पद्धति को एक तरह से समाप्त कराने के लिए सत्याग्रह किया। और उस समय फिर अंग्रेजों को विवश होकर एक कमेटी बनाना पड़ा और उस कमेटी के सदस्य गांधी जी को स्वयं बनाए, यानी कि गांधी जी स्वयं बने। फिर गांधी जी ने एक तरह से अगर आप देखते हैं तो ये जो तिनकटिया पद्धति थी, तिनकटिया पद्धति का मतलब था कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना पड़ता था किसानों को, जिसकी वजह से वे काफी ज्यादा नुकसान में जा रहे थे। ठीक है, तो गांधी जी एक तरह से इस कमेटी के सदस्य बनते हैं और उस कमेटी के थ्रू क्या होता है, अंग्रेजों को समझाने में यह सफल हो जाते हैं कि ये जो तिनकटिया पद्धति है ये बिल्कुल गलत है, ऐसी पद्धति नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो फिर एक तरह से तिनकटिया पद्धति को गांधी जी समाप्त करवाते हैं। इसी से खुशी होकर जब गांधी जी तिनकटिया पद्धति को समाप्त करवाते हैं, तो इसी से हैप्पी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं, जिन्होंने राष्ट्रगान को भी लिखा था। ठीक है, उनकी बात करते हैं, उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दिया। और तभी से अगर आप देखते हैं तो गांधी जी को महात्मा गांधी जी के नाम से जाना गया। आइए हम बात करते हैं एक एक प्रश्न के बारे में, और यहाँ पर हम वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में, यानी कि एक एक वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में एक एक चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि महात्मा गांधी का जन्म तिथि मतलब किस दिन मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर का इनका जन्म हुआ था, और इसी दिन एक तरह से अगर आप देखते हैं तो इनका बर्थडे मनाया जाता है। ठीक है, और ऐसे में अगर आप देखते हैं, जब भारत में 2014 में एक नया युग शुरू होता है, जिस युग को कहा जाता है मोदी युग। हाँ, और मोदी जी जब आते हैं तो भारत में 2 अक्टूबर को वो क्या करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन चलाते हैं। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महोदय ये बता दीजिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो 2 अक्टूबर 2014 को ही हुई थी, और इसकी शुरुआत किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि प्रधानमंत्री बने थे 2014 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का पूरा नेम क्या था, आप सभी लोग याद रखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात करते हैं, ये इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट बात करते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहां पर की थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था अहमदाबाद में किया था, और कब किया था, 1917 में।
तो अगर पूछा जाता है कब किया था गांधी जी ने ऐसा, आप सभी लोग बताएंगे 1917 में। और कहां पर किया था? अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद आपको कहां पर मिलेगा? तो अहमदाबाद आपको मिलेगा गुजरात में मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। और यहीं पर एक अगर आप देखेंगे तो एक स्टेडियम भी है, ठीक है, एक स्टेडियम भी है जो कि बहुत बड़ा स्टेडियम है। अब उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी कर दिया गया है ना। पहले वो सरदार जी के नाम से था, ठीक है, सरदार पटेल जी के नाम से। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। जब गांधी जी पहली बार आते हैं अफ्रीका से, तभी क्या होता है, इन्हीं के एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं संरक्षण में अपना राजनीतिक करियर शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, गांधी जी के जो एक तरह से राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे 1915 में लौटे थे। अच्छा, जब गांधी जी भारत लौटते हैं तो इसी समय क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। और प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी क्या करते हैं कि अंग्रेजों का साथ देने के लिए भारतीयों से कहते हैं कि आप लोग क्या करिए, एक तरह से सैनिक बनिए और अंग्रेजों का साथ दीजिए। और जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो ये हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी आजादी देंगे और बहुत सारी रियायतें हमें देंगे। लेकिन अंग्रेजों की बात करते हैं तो वो कभी अपनी बातों पर थे ही नहीं, यानी कि जिस बात को कहते थे उस बात पर कभी अटल नहीं, हमेशा अपनी बातों से वो मुकर जाते थे और अपने वादों से हमेशा पीछे हट जाते थे। और जब प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटेन जीत लेता है, यानी ब्रिटिश सरकार जीत लेती है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हमारे लिए। और उसी समय जब गांधी जी के साथ साथ एक और लोग थे, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। उन्होंने भी एक तरह से क्या नाम है, भारतीय लोगों को प्रेरित किया था कि सैनिक बने, ठीक है, यानी कि सेना में भर्ती हो, प्रथम विश्व युद्ध में साथ दें। तभी गांधी जी को कहा गया था भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था, ठीक है। तो गांधी जी को यह भी कहा गया था उसी समय भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ए बन जाए कि महोदय ये बता दीजिए कि भारतीय भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा गया है, तो महात्मा गांधी जी को ही आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गांधी जी का भारत में सबसे पहले आंदोलन कौन सा था? वो था चंपारण का आंदोलन की बात करते हैं। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और यही आंदोलन अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर तिनकटिया पद्धति चल रही थी, अर्थात 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, ठीक है, जिसको गांधी जी ने अपने सत्याग्रह या अपने आंदोलन के माध्यम से उसे समाप्त करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? आप सभी लोग जानते हैं, अभी इसके पहले ही मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं। इन्होंने, अगर आप देखते हैं तो जब चंपारण में गांधी जी ने तिनकटिया पद्धति को समाप्त करवाया था, तब अगर आप देखते हैं तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब हो जाता है कि अब कोई सहयोग नहीं होगा। दरअसल क्या होता है, ये आंदोलन जो होता है भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होता है, ठीक है। इस समय एक तरह से अगर आप देखते हैं पूरे भारतीय लोग एक हो जाते हैं और सब एक ही बात कहते हैं कि अब हम अंग्रेजों का किसी भी तरह से कहीं से कोई साथ नहीं देंगे, ना तो उनके स्कूलों में जाएंगे, ना तो उनके अदालतों में जाएंगे और ना ही उनके कपड़ों को खरीदेंगे। कुल मिलाकर किसी भी तरह का कोई सहयोग हम नहीं करेंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन बड़ा तेजी से चल रहा होता है, लेकिन उसी के बीच में क्या होता है, हमारे जो भारतीय आंदोलनकारी होते हैं वो पहुंचते हैं गोरखपुर में। और गोरखपुर में कहां पहुंचते हैं? चौरी चौरा नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। और चौरी चौरा नामक स्थान की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अगर आप देखते हैं तो चौरी चौरा नामक स्थान पर ही अगर आप देखते हैं तो वहां पर जो पुलिसकर्मी होते हैं वो हमारे आंदोलनकारियों को छेड़ते हैं। देखिए, सही पूछा जाए तो हमारे आंदोलनकारियों की बात करते हैं, सीधे उन लोगों ने किसी भी तरह के कोई मतलब डायरेक्ट अपने आप से वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया था, बल्कि वहां के पुलिस वालों ने कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे आंदोलनकारियों को छेड़ा था। और जिसके वजह से आंदोलनकारी पहले से ही आक्रोशित थे
और वो और ज्यादा आक्रोशित हो गए और उन लोगों ने क्या किया, सीधे पुलिस स्टेशन को ही जिंदा जला दिया, सीधे पुलिस स्टेशन को जिंदा जला दिया। और फिर क्या होता, उसमें कम से कम 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। कितने पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, तो 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और फिर क्या होता है, इससे गांधी जी बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी हमेशा अहिंसा के पुजारी थे। ध्यान रखिएगा, गांधी जी हमेशा अहिंसा के पुजारी थे और वो हिंसा को बिल्कुल भी एक तरह से बर्दाश्त नहीं करते थे। ठीक है, तो गांधी जी हमेशा, अगर आप देखते हैं तो अहिंसा की बात करते हैं, क्या हो रहा है, अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, वो कभी भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है, इसके बारे में जो मैंने आपको बताया, इसकी शुरुआत पहले जान लो, फिर इसके बारे में बता देता हूं। इसकी शुरुआत हुई थी 1920 से 1921 के बीच में हुई थी। और चौरी चौरा नामक स्थान पर एक चौरा का एक कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 की बात करते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चौरी चौरा नामक कांड हुआ था। और जिसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन को वापस गांधी जी ने किसके कारण लिया था, तो याद रखेंगे, चौरी चौरा नामक स्थान पर जब 22 पुलिसकर्मियों को कह सकते हैं या पुलिस स्टेशन को सीधे और सीधे जिंदा जला दिया गया। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं, तो अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महोदय ये बता दीजिए, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1922 से 21 के बीच में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, महात्मा गांधी जी कर रहे थे। और इसमें इस बात को भी याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पीछे का क्या कारण रहा है, आप बताएंगे, चौरी चौरा कांड। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 की बात करते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ, जिसकी वजह से इस आंदोलन को एक तरह से वापस लेना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया 1924 की बात करते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भी आइए थोड़ा बहुत और जानकारी हासिल कर लेते हैं, अतिरिक्त जानकारी के तौर पर। देखिए, जैसा कि बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की बात करते हैं, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 की बात करते हैं। 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, कांग्रेस की। देखिए, वैसे अगर आप देखते हैं तो पहले इसका नाम कांग्रेस नहीं था, पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल, यानी कि INU। क्या था इसका नाम, एक मिनट, INU की बात करते हैं, इंडियन नेशनल यूनियन था, यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या नाम था इसका, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका नाम था, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष जब बनते हैं तो उनके कहने पर क्या किया जाता है, इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। तब इसका नाम क्या कर दिया जाता है, INC कर दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और ये जो दादा भाई नौरोजी, देखिए इसमें एक और बात याद रखिएगा, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, फिर उसके बाद अगला पॉइंट बताऊंगा। बताइए कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष, कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात करते हैं। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, वो जो थे एक तरह से कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और पहले अगर आप देखते हैं, पहले गैर हिंदू कह सकते हैं एक तरह से अध्यक्ष कौन बने थे, वो थे दादा भाई नौरोजी बने थे, जो कि पारसी थे वो। ठीक है, तो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो दादा भाई नौरोजी जब इसके अध्यक्ष बनते हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जी की बात करते हैं। ठीक है, वो इसके अध्यक्ष बनते हैं, जो कि एक तरह से गैर हिंदू थे, दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं। तो एक प्रथम पारसी थे, इस बात को याद रखिएगा। अब यहीं पर एक या दो प्रश्न और बन जाते हैं, कोई बताएगा कि एक तरह से कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के, हाँ वेरी गुड, बदरुद्दीन तैयब जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो बदरुद्दीन तैयब जी की बात करते हैं। ये कौन थे, इनके बारे में याद रखिएगा, ये पहले एक तरह से मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन बने थे, आप बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में बताएंगे।
फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो अगर आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि पहला वो अंग्रेज कौन था जो इसके अध्यक्ष बने थे, यानी कि कांग्रेस की। जॉर्ज यूले की बात करते हैं, वेरी गुड। तो जॉर्ज यूले की बात करते हैं, वो जो थे पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, याद रखेंगे आप सभी लोग। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले की बात करते हैं। पहली महिला जो विदेशी महिला थी, पहली विदेशी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बने थी, पहली श्रीमती एनी बेसेंट की बात करते हैं। तो श्रीमती एनी बेसेंट जो थी एक पहली महिला बनी थी, श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, तो श्रीमती एनी बेसेंट की बात करते हैं, एक पहली एक तरह से विदेशी महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बने थे। अब यहीं पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की बनी थी। तो भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। ये वही सरोजिनी नायडू है जो आगे चलकर क्या होता है कि भारत की क्या बनती हैं, बताएंगे, भारत की पहली राज्यपाल या उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनती हैं। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि महोदय ये बता दीजिए ऐसी एक और महिला है जो विदेश भारतीय मूल की है लेकिन वो विदेशी है, कह सकते हैं, बताओ। नहीं, नलिन सेन गुप्ता, नलिन सेन गुप्ता की बात करते हैं। ये जो होती हैं कि एक तरह से भारतीय मूल की होती हैं लेकिन ये विदेशी होती हैं। आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्हीं के समय में विजयी विश्व तिरंगा वाला जो गाना होता है वो गाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो जो जिसको लिखा था, जिसको गाया था श्री श्याम लाल गुप्ता जी की बात करते हैं, उन्होंने इस संगीत को गाया था, इस बात को याद रखिएगा। तो कांग्रेस के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया कि कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, आईएनयू था, यानी कि कह सकते हैं इंडियन नेशनल यूनियन था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। और कहां पर हुई थी, तो बंबई के एक कॉलेज था, संस्कृत करके नाम था उसका, संस्कृत गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जो था, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी, वहीं पर पहली बैठक हुई थी। और वही बैठक, उस बैठक में पहले अध्यक्ष कौन बने थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी की बात करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि पहले कह सकते हैं गैर हिंदू इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, दादा भाई नौरोजी बनते हैं। और पहले मुस्लिम कौन बनते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। और पहले एक तरह से पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बनता है, जॉर्ज यूले की बात करते हैं। पहली विदेशी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनती हैं, तो आपको याद रखना है किसके बारे में, सरोजिनी नायडू के, एनी बेसेंट के बारे में। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू के बारे में याद रखना है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि जो भारतीय मूल के हैं परंतु वो विदेशी हैं, ठीक है, नलिन सेन गुप्ता जी की बात करते हैं। ठीक है, ये जो होती है भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष बनती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और स्वतंत्रता के बाद कौन बना था कांग्रेस के अध्यक्ष, जेबी कृपलानी जी की बात करते हैं, तो स्वतंत्रता के बाद वो बने थे इसके अध्यक्ष। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1924 में बने थे। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा, और आंदोलनकारियों को करो और मरो का नारा दिया, और वो था साथियों भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, 1942 भाई, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था गांधी जी ने, और करो और मरो का नारा दिया था। देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गांधी जी करो और मरो के माध्यम से ये बताया था कि एक तरह से हिंसा नहीं, हिंसा उन्होंने नहीं बोला था, बाद में इसको स्पष्टीकरण भी दिया गया था। लेकिन फिर भी ये नारा कहीं ना कहीं इंडिकेट था। लेकिन एक तरह से जब गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने इसे साफ साफ मना कर दिया कि मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं। लेकिन बस गांधी जी का मानना यह था कुल मिलाकर इनको अब यहां से उठाओ के फेंको, अब हम समझ चुके हैं, अब यहां नहीं रहेंगे, अब इनको रहना भी ठीक नहीं है। ठीक है, देखो गांधी जी के जैसा होना चाहिए इंसान को, गांधी जी के जैसा इंसान होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि कभी आर्मी की दौड़ करने जाते होंगे तो आर्मी की रेस उसी की निकलती है जो स्टार्टिंग में तेजी से नहीं भागता है, जो पूरी जान नहीं लगाता है, समझ रहे हैं नहीं,
जैसे क्या होता है कि जो समझदार व्यक्ति होता है, जब 1600 मीटर की दौड़ होती है तो उसमें 4 राउंड होता है ना। कितने राउंड होता है? 4 ही होता है ना। तो 4 राउंड होता है, तो जो समझदार होता है 3 राउंड तक क्या होता है, सबके साथ जितना कोई तेज भाग रहा है तो उससे 2 कदम ही पीछे रहेगा और आराम आराम से दौड़ता रहेगा। और जो मतलब वो वाले बैल छाप वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले राउंड से ही खूब लगातार चलते हैं, तीसरे राउंड में वो क्या होते हैं, थक जाते हैं, चौथे राउंड में वो होते होते बाहर हो जाते हैं। और जो समझदार प्राणी होता है वो लास्ट वाले में क्या करता है कि पूरी ताकत झोंक देता है और आराम से वो निकल जाता है। और इसी तरह क्रिकेट में है, इसी तरह एग्जामिनेशन में है, पहले स्मूथली तैयारी करते रहना चाहिए। पहले आप सभी लोगों को क्या करना चाहिए कि स्टार्टिंग में पूरा बेस बनाएं, और जब बचे 2 महीने तो ऐसी ताकत लगाइए कि दोबारा ताकत लगाने की आवश्यकता ना पड़े। बात समझ रहे हैं नहीं? मतलब इतनी ताकत लगा दीजिए, इतनी मेहनत कर दीजिए लास्ट में 2 महीने में। हाँ, लेकिन ये नहीं कि 5 दिन पहले अपनी क्षमता दिखाना शुरू करें, फिर ऐसी क्षमता कोई काम की नहीं होगी। कम से कम जब अपनी ताकत झोंकना शुरू करें तो एग्जाम के 2 महीने पहले से अपने आप को सतर्क कर लें। क्योंकि 2 महीने मत सोचिए कि जो 2 महीने आप डिसाइड किए हैं कि इसमें हम जी जान लगाएंगे, इसमें 15 दिन आपका बीच में खराब भी जाएगा। कैसे? किसी दिन आपका मन नहीं करेगा, किसी दिन रिश्तेदार आ जाएंगे, किसी दिन क्या होगा कि एक तरह से तबीयत खराब हो जाएगी, किसी दिन कुछ भी हो सकता है। 1.5 महीने ही आपके पास बचते हैं, लेकिन 2 महीने टारगेट बनाइए और उसके बाद एग्जाम दीजिए। पहले 4 महीने स्मूथली एक टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करिए, और फिर लास्ट के 2 महीने आप क्या करिए, ऐसी ताकत लगाइए कि दोबारा ताकत लगाने की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात पीछे मुड़ने का सवाल ना हो। पीछे मुड़कर जब आप देखो तो फिर एक तरह से लोगों को बाय करो, ना कि एक तरह से बोलो अरे यार दोबारा फिर से लगता है मेहनत करनी पड़ेगी ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो कैसर ए हिंद की उपाधि एक तरह से दिया था। और जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था तो इस आंदोलन की शुरुआत करने से पहले ही कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दिया था गांधी जी ने। ठीक है, तो गांधी जी ने अंग्रेजों की इस उपाधि को वापस कर दिया। ये वही समय है जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और भारतीय लोगों को कहते हैं कि आप सेना में भर्ती हो जाइए और ब्रिटेन का साथ दीजिए प्रथम विश्व युद्ध में। तब अंग्रेज गांधी जी से खुशी होकर गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि और भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि देते हैं। ठीक है, और गांधी जी इस उपाधि को वापस कर देते हैं जब असहयोग आंदोलन एक तरह से आता है। ठीक है, नहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं है। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है उससे रिलेटेड है, असहयोग आंदोलन से। बाद की बाद उसी के होता है, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 21 के आसपास में हुआ था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था कि उसी समय जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था, लेकिन मेन था गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि पहले हम इसको वापस करें, फिर अंग्रेजों से लड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, अंग्रेज फिर बोलेंगे उपाधि तो ले लिए हो और तुम हमारा कोई साथ नहीं दे रहे हो। हाँ, चलिए, गांधी जी का दांडी मार्च यात्रा सबसे खतरनाक यात्रा रही गांधी जी का। ठीक है, पैदल यात्रा रही, चल दिए अकेले ही, और इनके साथ इनकी सेना कह सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं गांधी जी दांडी मार्च यात्रा करते हैं, और इसमें एक कौन सा आंदोलन होता है? नमक सत्याग्रह। अंग्रेजों ने बोला था कि नमक नहीं बनाएंगे कोई भी भारतीय लोग, तब गांधी जी खुद जाकर नमक बनाकर दिखा देते हैं कि देखो बेटा, तुम जो कहोगे हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है और यहाँ के साधन संसाधन हमारे हैं और इसको हम अपने तरीके से चलाएंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा किया था, और यह आंदोलन किससे संबंधित था? यह यात्रा संबंधित थी नमक सत्याग्रह से। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल की बात करते हैं। ये बड़ा दुष्ट पर्सन था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, और ये डरता भी था गांधी जी से। ये बोलता था कि ये गांधी जो है, ठीक है, इससे पंगा मत लो, बाकी सभी से लो, इसको हल्के में मत लो। एक बार क्या होता है कि क्या नाम है, गांधी जी शायद हाँ जेल में होते हैं, और तब क्या होता है कि लोग बोलते हैं अरे गांधी जी को छोड़ना ही नहीं है, तब बाहर धरना पे आ जाते हैं लोग। कुछ अंग्रेज अधिकारी बोलते हैं अरे इसके लिए तुम क्या नाम है परेशान हो, हाँ
तब उसने समझाया था देखो इसे एक छोटा मोटा आदमी नहीं, अगर इसे कुछ हो गया ना समझ लो हम यहाँ एक सेकंड भी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि गांधी जी को लोग इतना मानते थे बिल्कुल भगवान की तरह, समझ रहे हैं। अच्छा, भले ही सुभाष चंद्र बोस के साथ इनका मतभेद हुआ करता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अगर बाहर रहते थे गांधी जी का ही सपोर्ट करते थे, भले ही घर पे रहने के बाद इनके विरोध में एक साथ खाना ना खाएं। हाँ, लेकिन बाद में पूछा गया कि ये बताइए कि आखिर गांधी जी से आपके क्या पंगा रहते हैं, तो उन्होंने बताया था देखिए हमारे गांधी जी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे उनके विचारों की लड़ाई है। गांधी जी का मानना यह है जब दुश्मन फंसा हो तो अपनी दुश्मनी नहीं निकालना चाहिए, और मेरा मानना यह है कि जब दुश्मन फंसा हो तो उसी समय अपनी भी दुश्मनी निकाल लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कौन कह रहा था? सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है तब क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं अब हमारे पास मौका है, अब बहुत हो गया, ठीक है, अब अंग्रेजों के हम एक तरह से सुनेंगे नहीं, इसमें अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसने चल रहे हैं, अब पीछे से हम लोग भी शुरू कर देते हैं अपना सिस्टम, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, नहीं, दुश्मन जब फंसा हो तो उसके साथ विश्वासघात या उसके साथ ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी के भी विचार सही थे, सुभाष चंद्र जी के भी विचार सही थे एक तरह से देखा जाए, ठीक है, कि मौका यही है, बार बार मौके आते नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर एक तरह से सुभाष चंद्र बोस जी की बात मानी जाती तो हम आजादी ले लेते टाइम से, गांधी जी की बात मानी गई, लेकिन गांधी जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बात ठीक है ज्यादा, भले ही उस समय आजादी मिलती लेकिन उस समय का हमारा सिस्टम तैयार ना हो पाता, हम अपने देश को फिर से किसी न किसी जगह झोंकी देते हैं, या कह सकते हैं हमारे देश का स्वरूप कुछ अलग ही होता, हमारे देश का मैप भी कुछ अलग हो जाता। वो लोग कहते देखिए उस समय हमारे पास किसी भी तरह के संविधान सभा को लेकर उतना ज्यादा हम एक्टिव भी नहीं थे, हम अपने देश के संविधान को भी तैयार करने में किसी भी तरह की उतनी रुचि नहीं ले रहे थे, बस आजादी को लेकर ज्यादा रुचि ले रहे थे, समझ रहे नहीं। वैसे तो शुरुआत हो चुकी थी कहीं ना कहीं संविधान सभा की, लेकिन अगर अंग्रेजों को जबरदस्ती भेजते यहां से, मार पीट के डांट डपट के भेजते यहां से, तो फिर क्या होता है कि आजादी तो मिल जाती लेकिन पता लगता राजा महाराजा का पूरा कंट्रोल हो जाता पूरे देश में फिर से, क्योंकि राजा महाराजा जो थे वो बड़े पावरफुल थे, बस अंग्रेजों की वजह से वो दबे थे, बस, समझ रहे हैं। और जब अंग्रेजों को यहां से औपचारिक रूप से भेजा गया, एक फॉर्मल वे में, उन्हें जबरदस्ती नहीं भगा, मतलब मार पीट कर नहीं भेजा गया, बल्कि उनसे एक तरह से रिक्वेस्ट करके कह सकते हैं कहीं ना कहीं भेजा गया, तब फिर क्या हुआ कि जैसे अपना देश आजाद हुआ वैसे ही अपने देश का संविधान भी तैयार हो चुका था, और साथ ही साथ भारत शासन अधिनियम 1935 भी हमें मिला था, उसके अनुसार अपने देश को भी चला लिया और फिर अपने देश में संविधान भी लागू कर दिया। दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही नेता अपने अपने जगह सही हैं, लेकिन अगर सोचा जाए तो फिर से लास्ट बात आएगी कंक्लूजन पर कि आपको गांधी जी को ही बात को कहीं ना कहीं एक तरह से मानना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा अलग थी और वो एक दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। और हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनसे ये मतलब नहीं था कि कल क्या होगा, बस आज मतलब है, आज जो हो जाए हो जाए, ठीक है। आप लोगों को बताता हूं, भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है, ये सब ने क्या कर दिया था, सैंडर्स की हत्या कर दिया था, गोली मार दिया था। और कहते मारा था, कोई ही साइकिल के चैन बना रहा है तो कोई वहां खड़ा है, कोई यहां खड़ा है। और क्यों ऐसा किया था? क्योंकि साइमन गो बैक का नारा लगाया जा रहा था सुभाष लाला लाजपत राय जी के द्वारा। अब सैंडर्स ने क्या कर दिया था कि लाठी चार्ज करवा दिया था, और लाठी चार्ज की वजह से क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय को सिर में चोट आई और उनकी डेथ हो गई। और उनको डेथ होने की वजह से फिर भगत सिंह वगैरह इतना गुस्से में आ जाते हैं कि सैंडर्स को ही मार देते हैं। और आप लोग एक कहानी को भी याद होगा, एक कहानी और भी है यार, उसको बंद कर दो गेट। एक कहानी आपको ये भी याद होगी कि जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो जनरल डायर को मारने के लिए उधम सिंह, ठीक है, वो लंदन पहुंच जाते हैं और वहां पर उसको ढूंढ के मारते हैं, समझ रहे हो, खाना बनाने के लिए। तो हमारे देश की बात करते हैं तो हमारे देश के जो नेता रहे ना पहले वाले, वो अलग ही थे, वो अपने लक्ष्य से कभी पीछे हटते नहीं थे। उनका जो लक्ष्य था उसे पूरा करना था और पूरा करते भी थे, कहीं भी जाना पड़े। आप सोचिए कि हिटलर से पूरी दुनिया डरती थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जाकर उससे मिलते हैं। आप सोचो एक बार, जिससे पूरी दुनिया डरती थी वो जाकर मीटिंग भी करके आते हैं। और मीटिंग ही नहीं, उस मीटिंग में भारत को अपने तरह, उन जर्मनी को अपने तरफ अपने सपोर्ट में भी लेते हैं, ठीक है, इतना विश्वास दिलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को क्या कहा गया था? ये देखिए, रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था, यानी कि रिक्रूट मतलब होता है भर्ती करना, तो भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये वही व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा गांधी जी के विरोध में थे। गांधी जी के विरोध में जो थे वही व्यक्ति गांधी जी को राष्ट्रपिता की भी उपाधि दे देते हैं, और वो होते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं। इन्होंने का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और मेरा नारा क्या है? तुम मुझे फीस दो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का समर्थन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर किया था? तो सबसे पहले सत्याग्रह को एक हथियार के रूप में गांधी जी ने प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। दरअसल क्या था कि वहां पर नस्लीय भेदभाव चल रहा था। एक तो पहला ये था, दूसरा ये था कि सबको पहचान पत्र आधार कार्ड की तरह वो लेकर चलना पड़ता था, दिखाना पड़ता था, जिसकी वजह से गांधी जी बड़े ज्यादा दुखी थे और फिर वहीं पर पहला सत्याग्रह करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में, और एक इसे हथियार के रूप में गांधी जी ने प्रयोग किया था। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तो कोई बंदूक है, ना ही किसी प्रकार के गोला बारूद है किसी प्रकार के, लेकिन फिर भी वो ऐसे लोगों से लड़ रहा है जिसके पास सब कुछ है, फिर भी उन लोगों को परास्त किया और घुटनों पर टेकने पर मजबूर कर दिया। मानना पड़ेगा। आप सोचिए एक बार, यहां पर इतनी दो चार लाठी पड़ने के बाद लोग भाग जाते हैं। वो एक ऐसा प्राणी था जो कभी भी एक तरह से भूख हड़ताल पर बैठ जाता था, कहीं पर भी बैठ जाए, जहां बैठ जाए वहीं से आंदोलन शुरू। हाँ, आप सोचिए एक बार, और जब मन करे तब भूख हड़ताल पर बैठ जाता था, और उसे उठाने को छोड़ो, उठाकर बाहर फेंकने को छोड़ो, छूने तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी। जिसके पास कह सकते हैं सेना नहीं महासेना, जिसके पास एक तरह से गोली बम बारूद कह सकते हैं, लाठी डंडे नहीं बल्कि गोली बम बारूद तक भी है, फिर भी उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं कर पाया। आप जानते हैं वो व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे तो आज तक हमारे देश में अब कोई नेता है ही नहीं। या तो अन्ना हजारे आए थे, पूरे सरकार को घुटनों पर टेकने पर मजबूर कर दिया था, याद करिए, तभी अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था। हाँ? और उसी में बीजेपी को भी फायदा हुआ। ठीक है, जो अरविंद केजरीवाल है ना, ये नेता होता कुछ नहीं थे, ये तो जॉब शॉप कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन अन्ना हजारे जब धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं तो उन्हीं के साथ देने आ जाते हैं, और उन्हीं के चक्कर में धीरे धीरे फिर ये खुद राजनीति में आ जाते हैं। अन्ना जी पता नहीं कहाँ होंगे। हाँ हाँ हाँ, तो कभी कभी करते रहते हैं वो भी। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? चंपारण में किया था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? वो अहिंसा था। मतलब गांधी जी कभी इलीगल काम करते ही नहीं थे। देखिए, काम ऐसा करो कि अगर सरकार के खिलाफ भी ऐसी बात बोलो, ऐसा बोलो जिससे सरकार के लोग भी आपको कुछ न कर पाए। जैसे ध्रुव राठी है, आप देखो ध्रुव राठी को, सरकार उसे टच नहीं कर पा रही है क्योंकि वो ऐसा इलीगल वर्क कर ही नहीं रहा। वो हर चीजों प्रूफ के साथ बोलता है, नहीं तो बोलता ही नहीं है। अरे तो यहां भी आ जाएगा तब भी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी क्या? यहां आया नहीं है क्या? कितनी बार आ चुका है वही। अरे कितनी बार भी, अभी भी आ सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अरे तो एक चीज ये भी तो देखो, जर्मनी का है। आप सोचो कि ये जो जिस देश में आप रह रहे हो, इस देश की सरकार इतनी पावरफुल है कि दूसरे देश से ही किसी व्यक्ति को उठाकर अपने देश में खींच ला सकती है। उसके पास इतने बड़े समझौते हैं या इतनी संधियां हैं, नागरिकता ले लिया है। लेकिन एक तरह से अगर आप देखते हैं तो ध्रुव राठी के जो तर्क वितर्क होते हैं वो अलग होते हैं। इसके वजह से मेन तो ये है, बाकी तो वहां और भी कोई नागरिक होगा तब भी हमारी सरकार उसे वहां उड़वा देगी। समझ रहे हैं? लेकिन क्या है, उसका कोई कुछ इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास वो हथियार है जो किसी के पास नहीं है। सब हथियार से लड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि अगर लड़ना ही है तो शिक्षा से लड़ो। मतलब
आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि कह सकते हैं आप अपने आप को पढ़ लिख कर इतना मजबूत करिए कि अस्त्र से नहीं शस्त्र से लड़ाई करिए। अगर शस्त्र से लड़ेंगे तो कभी आप नहीं हारेंगे और कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अस्त्र से लड़ेंगे तो निश्चित है आपकी हार जल्दी ही। ठीक है, और गांधी जी का भी यही मेन अस्त्र शस्त्र था। ठीक है, अस्त्र था, शस्त्र क्या होता भाई? अस्त्र का मतलब, ठीक है, शस्त्र का मतलब क्या होता है? शस्त्र का मतलब बंदूक, अस्त्र का मतलब बिना बंदूक के ना। ठीक है, तो अस्त्र से लड़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? तो अहमदाबाद आंदोलन। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहां रखा गया था? तो आगा खां पैलेस पुणे में की बात करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो वो किया था गांधी जी ने 1932 में किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, यंग इंडिया पत्रिका व हरिजन पत्र के संपादन कब कौन किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। याद रखिएगा, यंग इंडिया जो पत्रिका थी 1931 में निकाली गई थी। अच्छा, अगर आप देखते हैं तो पहले क्या था कि वोट देने का जो अधिकार था सिर्फ उन लोगों का अधिकार था जिन्हें जो लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे और जिनके पास पैसे ज्यादा हुआ करते थे, वही लोग वोट देने का अधिकार रखते थे, यानी कि उन्हीं के पास वोट देने का अधिकार था। तब गांधी जी ने अपने पत्रिका में कहा था कि मैं ये सहन नहीं कर सकता हूं कि जो एक तरह से गरीब है या जो अपना श्रम दान कर रहे हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा है, या महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा है। सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तब अगर आप देखते हैं तो पूरे विश्व में महिलाओं ने एक मूवमेंट चलाया था। वो मूवमेंट कौन सा था? महिलाओं का एक महिलाओं ने मूवमेंट चलाया था ना मतदान के लिए, उसका नेम याद नहीं आ रहा है, सरफरेज मूवमेंट। सरफरेज मूवमेंट महिलाओं ने चलाया था और फिर पूरे विश्व में एक तरह से कह सकते हैं वोट देने के अधिकार को महिलाओं ने लड़ा था। और तब न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश होता है जो महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार देता है। फिर उसके बाद अमेरिका देता है, अमेरिका के बाद ब्रिटेन देता है और भारत को भी मिल जाती है। तो भारत में आजादी से ही शुरू हो जाता है महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार, गरीबों को भी वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदू स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी के समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर स्थित है। उनके दो शब्द क्या हैं? तो हे राम। ठीक है, याद रखिएगा, सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है और किसके अनमोल वचन है? वो है गांधी जी की बात करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये रहा महात्मा गांधी जी से जुड़े जितने भी सवाल हैं, वो सभी सवालों के जवाब मैंने आप सभी लोगों को दे दिया है। जिन लोगों को वीडियो भी देखना है वो वीडियो देख सकते हैं टेट वाली क्लास पर जाकर। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद। और जो मतलब ऑनलाइन पढ़ते हैं वो तो देख ही रहे हैं, और इस वीडियो को जितना हो सकेगा उतना ज्यादा लोगों तक प्रसारित जरूर करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी जी से जुड़े सवाल जरूर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।